नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। कहा गया है कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपनी पंखों को खोल, अपनी पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी दोस्तों, सिर्फ अगर आप जमीन पर बैठकर अगर आसमान देखते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए उड़ान भरना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, तब आपको जो है जमाना आपका सिर्फ उड़ान देख सकता है, ठीक है। सिर्फ बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए आपको हम तो इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहे थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है। और किस अनुच्छेद में कौन किस किस राइट की बात किया गया उसको हम बता रहे थे आपको। तो चलिए, आपको हम पिछले वीडियो में एक बताए थे जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार आपको अनुच्छेद आर्टिकल 21 में बताए थे कि जीवन जीने का अधिकार जो है मेरा अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसी में एक और अनुच्छेद ऐड किया गया, ठीक है। 46वां संविधान संशोधन 2001 में शिक्षा का अधिकार को ऐड किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 21 को, ठीक है। आपको हम अनुच्छेद 21 में बताए थे जीवन जीने का अधिकार, और इसी में एक और अनुच्छेद 46वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 46वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है, शिक्षा का अधिकार को भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार यानी एजुकेशन ऑफ राइट, ठीक है। एजुकेशन ऑफ राइट, एजुकेशन ऑफ राइट, ये मेरा जो है ना अनुच्छेद 21 में इसका जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन 2002 में। देखिएगा शिक्षा का अधिकार क्या होता है, एजुकेशन ऑफ राइट, इसका मतलब दोस्तों होता है कि प्रत्येक राज्य अपने मतलब स्टेट में, राज्य में, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। यानी अपने स्टेट, राज्य सरकार जो है अपने मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मान लीजिए मिडिल क्लास के आसपास जाता है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में, फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा। ये सरकार का अधिकार है, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सरकार को अधिकार के जिस मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे को वो मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा, मतलब उसका ये राइट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का जो अधिकार वो राज्य सरकार का है, ठीक है। और इसमें जो है आपको ये कंपलसरी है कि राज्य सरकार जो है अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो मतलब शिक्षा प्रोवाइड कराने का काम करेगा। तो यही मेरा जो अनुच्छेद 21 में उल्लेख किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो राज्य है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी कंपलसरी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है मतलब फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराने का जो काम है वो राज्य सरकार का है, ठीक है। मतलब आप देख रहे होंगे क्लास 8 तक का मतलब किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड, जैसे जीता जागता उदाहरण जो गवर्नमेंट जो स्कूल है वहाँ क्या होता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाते हैं तो उसके बाद फॉर्म का एग्जाम, एडमिशन चार्ज सब अलग अलग लेता है। बट जो क्लास 8 तक का जो पढ़ाई होती है लगभग 6 से 14 वर्ष वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उसका फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और सारा जो मतलब शुल्क होता है वो फ्री में होता है, मुफ्त होता है, मुक्त फ्री होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, फीस नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो यही मतलब यही उल्लेख जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को किसी प्रकार का जो शुल्क नहीं लिया जाएगा और फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम राज्य सरकार करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 को जो 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था आप उसे समझ गए होंगे। चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा चुका था, ठीक है। तो आज चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल्स अनुच्छेद लेते हैं या टॉपिक लेते हैं, वो हो जाएगा मेरा शिक्षा एवं, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं
संस्कृति संबंधित अधिकार। इसमें दोस्तों दो आर्टिकल का उल्लेख किया गया है, एक अनुच्छेद 29 एवं 30। ठीक है, दो आर्टिकल्स अनुच्छेद का उल्लेख किया गया। देख लेते हैं कि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 29 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 29 देखिएगा, अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक या मान लीजिए प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये अधिकार होगा कि कोई भी अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति से संबंधित कोई भी मतलब अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उसे पूरी आज़ादी है। ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को भाषा, धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने का, ठीक है, उसे आगे बढ़ाने का उसे पूरी आज़ादी है। यानी कोई भी भारतीय नागरिक या सभी भारतीय नागरिक का ये अधिकार है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बढ़ावा देने की, है ना, उसे मतलब मानने की, उसे मान लीजिए उसे प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए लिपि हो गया, जैसे मान लीजिए देवनागरी लिपि हो गई, रोमन लिपि और भी लिपि है। तो अपनी जो लिपि है, लिपि को मतलब किसी भी लिपि को मानना और उसका प्रचार करने का उसे पूरी आज़ादी है। ठीक है, ये था लिपि। और जैसे मान लीजिए संस्कृति होता है कि किसी भी मतलब भाषा, धर्म, संस्कृति को मतलब मानने और उसे प्रचार करने की उसे पूरी आज़ादी है। तो संस्कृति का होता है जैसे हम लोग समझते हैं कि हमारे भारतीय देश में हर स्टेट की संस्कृति क्या कल्चर अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे साउथ में जाइएगा, साउथ एरिया में जाइएगा तो वहाँ का क्या कल्चर अलग है। कल्चर का मीन्स वेशभूषा, रहन सहन का स्तर, खान पान का स्तर, सबका क्या अलग अलग। नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा आप, वहाँ का क्या होगा, जैसे साउथ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला एंड ईस्ट आंध्र प्रदेश हो गया, इस सभी स्टेट में रहन सहन का स्तर, खान पान का स्तर, वेशभूषा का स्तर क्या है अलग अलग है। और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, तो इन सभी स्टेट में अगर आप भ्रमण कीजिएगा तो यहाँ के लोगों का रहन सहन का स्तर, वेशभूषा का स्तर, है ना, और मान लीजिए और खान पान का स्तर, ये सब क्या अलग अलग है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में आप इस सारे स्टेट में जाइएगा, फिर बंगाल में आप चले जाइए, यहाँ के लोगों का क्या है रहन सहन का स्तर, वेशभूषा है, खान पान का स्तर आपको क्या अलग अलग मिलेगा। तो ये जो मेरा अधिकार है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अपनी परंपरागत जो संस्कृति है हमारी, ठीक है, उस परंपरागत संस्कृति को हम मानने की, उसे बनाए रखने की, उसे आगे बढ़ाने की हमें पूरी आज़ादी है। यानी हम अपनी परंपरागत संस्कृति को बरकरार रख सकते हैं, उसे आगे हम प्रमोट कर सकते हैं, ये मेरी पूरी आज़ादी मिली हुई है। ठीक है, अनुच्छेद 29 यही कहता है कि आप जो है संस्कृति, भाषा, लिपि को मानने और उसका जो है आगे बढ़ाने का काम आप कर सकती है। मेरे ऊपर पूरी आज़ादी हमको मिली हुई है। ठीक है, तो चलिए आप उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल आप 29 भी समझ गए होंगे कि धर्म, भाषा और लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की हमको क्या पूरी आज़ादी है। ये आर्टिकल 29 कहता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल, हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा के अंतर्गत मान लीजिए शिक्षा के अंदर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान को खोलने और उसके अनुरूप शिक्षा देने की उसे पूरी आज़ादी है। ठीक है, मतलब समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक भाषा है, मतलब जिस देश में, जैसे हमारे भारत देश है, यहाँ कुछ भाषा ऐसे हैं जहाँ कम बोले जाते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उस भाषा में अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है, इंस्टीट्यूशन खोल सकता है और उस भाषा को प्रमोट कर सकता है, उस भाषा में अपने बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड कर सकता है, या मान लीजिए उस भाषा को प्रमोशन या प्रमोट आगे बढ़ाने का काम वो कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हिंदी मीडियम को, मान लीजिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, तो इन सभी में क्या स्पेशल आप स्कूल खोल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में स्पेशल स्कूल हो सकता है, हिंदी मीडियम में स्पेशल स्कूल खोल सकते हैं आप, उर्दू में स्पेशल स्कूल आप खोल सकते हैं, उर्दू में आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भोजपुरी चाहेगा कि हम भोजपुरी स्कूल खोलें, भोजपुरी में बच्चे को क्या करें, शिक्षा प्रदान करें, भोजपुरी बच्चे को सिखाए, भोजपुरी लिखना सिखाए। तो इस प्रकार की आप जो है आप अपनी भाषाई आधार पर कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसके अनुरूप आप बच्चे को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये मेरा आर्टिकल 30 था। तो नमस्कार दोस्तों।